नमस्कार। वैसे तो राजस्थान में जो राजनीतिक जंग हैं, जो चुनाव हैं, दो दलों के बीच में लड़े जा रहे हैं, मगर राजसमंद की एक विधानसभा ऐसी भी है जहां आते आते ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ये दो दलों की टक्कर, दो परिवारों की टक्कर में बदल जाती है। जहां पर्दे के सामने तो राजनीतिक संघर्ष दिखाई देता है, मगर व्यक्तिगत संघर्ष के भी वहाँ अपने अलग मायने होते हैं। और वो विधानसभा होती है भीम देवगढ़ विधानसभा, जहाँ पर राजनीतिक लड़ाई, कहते हैं ना कि चुनाव एक राजनीतिक लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाइयाँ भीम देवगढ़ आते आते काफ़ी पीछे छूट जाती है। यहाँ जिक्र इस बात का होता है कि जो दो परिवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें व्यक्तिगत रूप से इतने संघर्ष हैं, इतनी खींचतान है कि उसको भी अलग एक दृष्टिकोण से वहाँ उस चुनाव में देखा जाता है। और इस बार का चुनाव भी बड़ा ही रोचक हो गया है। उस रोचकता को आप तक पहुँचाऊँ, मगर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस चुनाव में जो दो चेहरे आमने सामने खड़े हैं, कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत, भाजपा भीम में पुनः अपने उसी पुराने चेहरे की तरफ बढ़ चली, हरि सिंह रावत। दोनों चेहरे आमने सामने हैं। और यहाँ जब हरि सिंह रावत का लिस्ट में नाम आता, उससे पहले सुदर्शन सिंह के लिए एक बहुत बड़ा प्लस ये था कि यहाँ स्थितियाँ स्पष्ट थी कि कांग्रेस से सुदर्शन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, तो उनके पास एक अच्छा खासा समय था अपने आप को लोगों तक पहुँचाने का, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का, अपने काम को लोगों तक पहुँचाने का। और उन्होंने वो काम किया भी सही। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग सभाओं में लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से कोशिश की कि उनके पक्ष में एक अच्छा खासा वातावरण बनता दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा स्पष्ट नहीं था। और कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जिस दिन स्पष्ट होता है, उस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नामांकन कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं। जी हाँ, 2 नवंबर भीम की राजनीति का एक ऐसा दिन जिस दिन कांग्रेस नामांकन को लेकर तमाम कवायदों में, तमाम कसरत में व्यस्त होती है। अच्छी खासी संख्या के माध्यम से सुदर्शन सिंह नामांकन करते हैं और उस दिन शाम होते होते खबर ये निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में एक बार पुनः भीम से हरि सिंह रावत के नाम पर मोहर लग गई है। लोग उस दिन, क्योंकि मैं भीम में था, तो ये भी चर्चा कर रहे होते थे कि नाम बड़ी देरी से आया है, समय बड़ा कम मिलेगा। मगर हरि सिंह रावत भी इस मैदान के बड़े पुराने खिलाड़ी है। 2003 से इस चुनाव को देखते आ रहे हैं। उन्हें पता था कि नाम देर से आया है तो दौड़ जल्दी जल्दी लगानी पड़ेगी। और वो दौड़, नाम 2 तारीख को आता है, 3 तारीख को तैयारियों में लगते हैं और वो दौड़ का असर 4 तारीख को दिखाई देता है, जब एक बड़ी संख्या के माध्यम से हरि सिंह रावत भी अपने नामांकन कार्यक्रम के माध्यम से इस चुनावी समर में कूद पड़ते हैं। संख्या के साथ साथ ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मैदान में आ गया हूँ और बड़ी तेज तर्रार तरीके से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मगर ये दोनों जो स्थितियाँ एक दूसरे के सामने स्पष्ट जब कर रहे थे, जब दोनों एक दूसरे से टकराने की तमाम तैयारी कर रहे थे, वो दो चेहरे जिनके परिवार एक समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लोग कहते हैं 2003 से पहले ऐसी स्थितियां भी थी जब सुदर्शन सिंह के पिताजी के सहयोगी के रूप में हरि सिंह रावत दिखाई देते थे। बीच में टकराव हुए, टकराव 2003 में तल्ख हुए। उसके बाद यहाँ भीम देवगढ़ का पूरा चुनाव इन दो परिवारों के बीच के संघर्ष में बदल कर रह गया। तो लोग कह रहे थे कि ये परिवारों का संघर्ष एक बार पुनः आमने सामने है। मगर वहाँ चर्चा एक तीसरे चेहरे को लेकर भी थी, और वो तीसरा चेहरा होता है अजय सोनी। 2018 में तकरीबन 36,000 वोट निर्दलीय के रूप में ले जाने वाले अजय सोनी पर दोनों ही दलों की नज़र बनी हुई थी। 4 तारीख तक अजय सोनी शांत रहते हैं। 5 तारीख को अजय सोनी पिक्चर में आते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हल्के फुल्के दबे तले स्वर में कहते बोलते सुनाई देते हैं कि शायद मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। इस बार मैं दावेदारी जरूर कर रहा था, मगर चुनाव अब निर्दलीय के रूप में मेरी पत्नी इस भीम देवगढ़ के चुनाव में दिखाई देगी। हालांकि वो उसको पुष्ट नहीं करते हैं, संकेत में इशारे जरूर करते हैं। इशारों को पार्टी समझती है। डैमेज कंट्रोल की तैयारियां शुरू होती है और बहुत जल्द ये खबर निकल कर आती है कि अजय सोनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब चुनाव आमने सामने का होने वाला था। हालांकि कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की खबर है, मगर कभी कभी कांग्रेस भी ये कहते बोलते सुनाई देती है कि नहीं, इसका फायदा हमें भी मिलेगा, हमारा भी एक अच्छा खासा वोट बैंक अजय सोनी ले जाते थे। मगर अजय सोनी के इस बयान के बाद कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही है, स्थितियाँ स्पष्ट हो गई कि टक्कर इन दो चेहरों के बीच में अब होने वाली है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये टक्कर होगी कैसे, मुद्दे क्या रहेंगे। तो इस चुनाव में सुदर्शन सिंह लगातार अपने काम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने बड़े लंबा चौड़े काम करवाए, हमारे विकास की लिस्ट बड़ी, सूची बड़ी लंबी है, तो ऐसे में हमें पुनः मौका दीजिए। हरि सिंह रावत वहाँ बड़े मुखर होकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि तमाम बातें राजनीतिक बातें हैं, इनका धरातल पर कहीं कोई प्रभाव देखा नहीं जा रहा है। और कमाल की बात इस चुनाव को लेकर यह भी है कि एकमात्र ऐसा राजसमंद की 4 सीटों में से जो एकमात्र सबसे
व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का चुनाव है वो भीम देवगढ़ का है। यहाँ दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण, जैसा कि मैंने कहा ना कि पारिवारिक प्रतिद्वंदिता वो भी होती है। खैर, मुद्दों की बात मैं कर रहा था। अलग अलग खेल स्टेडियम, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सुदर्शन सिंह अपने कामों को गिनवाते हैं, मगर आखिर में आते आते जो चंबल परियोजना है, जो दोनों ही दलों की एक मुख्य घोषणा में गिनी जाती रही है हमेशा से, उस चंबल परियोजना का एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। लोकार्पण के कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं कि लीजिए, चंबल की योजना अब धरातल पर आ रही है, अच्छी खासी आर्थिक घोषणाएं हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं और अब भी वो जहाँ जाते हैं बताते हैं कि काम चल रहा है, काम यहाँ तक पहुँच चुका है। चंबल एक बड़ा हिस्सा इस चुनाव के पूरे जो तामझाम है इसका होने वाला है। उसके साथ वो यह भी जानते हैं सुदर्शन सिंह की मामला चीज़ें कहीं ना कहीं कोर हिंदुत्व की तरफ भी जाएगी। भीम देवगढ़ में उस चीज़ का बड़े प्रभाव देखा जाता है, तो ये वो गिनाना भी नहीं छोड़ते हैं कि देखिए मैंने कितनी धार्मिक स्थलों पर अलग अलग कार्य करवा दिए, कितने मैंने वहाँ विकास कार्य करवाए हैं। इसके माध्यम से वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मगर जो चीज़ें फिर बदलती है, फिर चीज़ें दूसरे खेमे में जाती है, फिर हरि सिंह वहाँ से मुखर होकर कुछ वाक़या याद दिलाते हैं, जिसमें कि एक पुजारी को जो जिंदा जला दिया गया था उस वाक़ये की याद लोगों तक पहुंचाते हैं। वो यह भी याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि किस प्रकार से कन्हैयालाल कांड के बाद वहां पर युवाओं को पुलिस ने धरपकड़ के बाद जो जिस प्रकार का एक मोर्चा भीम में निकाला था, उसको भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में दिखाई देते हैं। चंबल को बताते हैं कि अभी तो जुमला है, इसकी पूरी की पूरी आधारशिला हमने रखी है, पूरा अमली जामा या उसका जो खाका तैयार किया वो हमने किया है, और जब हम पुनः सरकार में आएंगे तो योजना को और भी मजबूत तरीके से मैदान में उतारेंगे। तो तमाम चीज़ें इन विषयों के आसपास वहाँ घूम रही है, चल रही है, क्योंकि और चुनाव क्योंकि सिर्फ दो लोगों के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग लोग अपने खेमे तय करने में लगे हुए हैं और उन खेमों को तय करने में भी हरि सिंह रावत थोड़े से यूँ लगा कि कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई दिए। जब उनकी टिकट वितरण के बाद, नामांकन के बाद थोड़े दिनों बाद ये खबर निकल कर आती है कि पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह अब कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले एक सरपंच और यूथ के पुराने पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह को भी अपने पाले में लाने में सफल हुए। वो बात अलग है कि भूपेंद्र सिंह जब मैं भीम गया था, मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं सुदर्शन सिंह के साथ है। हालांकि राजनीतिक कवायद ये तमाम चलेगी, मगर किसी तरह से अपने खेमे को मजबूत करने की कोशिश में यहाँ हरि सिंह रावत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव भीम का होने वाला है बड़ा ही रोचक होने वाला है। दोनों ही चेहरे अपने अपने तरीके से इस पूरे चुनाव प्रचार में, पूरे इस चुनावी समर में उतर चुके हैं। और ये समर जो मैंने कहा ना कि अब दीपावली के बाद और भी तेज होगा, और उसमें जो पहली तेज़ी दिखाई देगी वो दिखाई देगी भीम देवगढ़ में 16 तारीख को, जब अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने एक रैली और आम सभा के माध्यम से इस भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हरि सिंह रावत के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। उसके बाद माहौल कितना बदलता है, उसका प्रभाव कितना दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि अमित शाह की इस रैली के बाद सुदर्शन अपने तर्कस से कौन सा तीर निकालते हैं, उनकी तरफ से ऐसा क्या होता है कि वो फिर माहौल को पुनः अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिखाई दे। तो ये तमाम चीज़ें अब राजनीतिक रूप से वहाँ दिखाई देने लगी है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चारों ही विधानसभाओं का, उसके साथ आसपास की एक दो और विधानसभाओं का विश्लेषण अब आखिरी जो ये 10 दिन बचे हैं उन 10 दिन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि पहले क्या स्थितियाँ थी, आज क्या स्थितियाँ है और आगे क्या स्थितियाँ रहने वाली है। तो आज की ये इस एपिसोड में मैंने कोशिश भीम देवगढ़ विधानसभा को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। और साथ ही बड़े स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये 20 और 25 के बीच में जब चुनाव पहुँचेगा, तो भीम देवगढ़ के चुनाव के केंद्र में कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होकर बनकर दिखाई देगा। अब उसका लाभ दोनों ही चेहरे लेने की कोशिश करेंगे, कौन कितना लाभ ले पाता है वो देखने वाली बात होगी। मगर ये तय है कि भीम देवगढ़ का जो चुनाव है इस बार बड़ा ही रोचक होने वाला है, बड़ी ही करीबी एक टक्कर होने वाली है। और आज जब पुनः अब चुनावी ये रण सज रहे हैं, तो दोनों ही चेहरे उसमें उतर कर ये कोशिश करेंगे कि अब धीरे धीरे अपने आप को और भी मजबूत किया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।